बच्चों आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने बायोमोलिक्यूल का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम्स और विटामिन्स। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एंजाइम्स से। तो इसके अंदर हम बात करें एंजाइम्स के अंदर एंजाइम्स होते क्या हैं। वैसे ये चीज़ इसके बारे में डिस्कशन जो है +2 केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 5 जो है सरफेस केमिस्ट्री, उसमें काफ़ी डिटेल दे रखा है। और फिर भी मैं आपको इस यूनिट के अंदर काफ़ी कुछ एंजाइम्स के बारे में बताऊँगा। तो हम बात करते हैं एंजाइम्स जो हैं, एंजाइम्स कैटलिस्ट ही हैं और ये जो होते हैं ये लिविंग थिंग्स के अंदर काम करते हैं। किसी भी जो लिविंग थिंग होता है उसके अंदर कई केमिकल रिएक्शन चलती रहती हैं, उनका पूरा एक सीक्वेंस है। जो हम खाना खाते हैं फिर उसका ब्रेकिंग होना, जिसको डाइजेशन भी कह सकते हैं, और उसके बाद उसमें से एनर्जी को ऑब्टेन करना या उसमें जो ज़रूरी विटामिन्स हैं उनको ऑब्टेन करना, ये सब जो है एंजाइम्स का होते हैं। तो जितने केमिकल रिएक्शंस होती हैं ये करवाने वाले कौन होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। अब एंजाइम्स की अगर बात करें, इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो एंजाइम्स जो है एक पर्टिकुलर एंजाइम जो होगा एक पर्टिकुलर रिएक्शन में काम करेगा, एक पर्टिकुलर केमिकल पे काम करेगा। ये नहीं कि एक एंजाइम सभी रिएक्शन पे काम करें। दूसरी बात ये है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो रिएक्शंस की स्पीड बढ़ा देते हैं, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं अगर कोई रिएक्शन बिना एंजाइम करवाएं तो वो रिएक्शन होने में टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। क्योंकि एंजाइम क्या करते हैं, उस रिएक्शन की जो स्पीड है वो बढ़ाते कैसे हैं? उस रिएक्शन में लगने वाली जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको वो डिक्रीज करते हैं। जो एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को जितना डिक्रीज करेगा वो उस रिएक्शन की स्पीड उतनी ही बढ़ा देगा। अगली हम बात करते हैं एंजाइम जो है वो बने होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन के। किसके बने होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन के। ये हम पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोटीन जो है वो किसी भी लिविंग थिंग का एक बहुत ज़रूरी बायोमोलिक्यूल है, क्योंकि बॉडी का काफ़ी कुछ चीज़ें प्रोटीन से बनी होती हैं। तो जैसे आपकी बॉडी में कई हज़ारों रिएक्शन चलती रहती हैं और उन सबको करवाने वाले कौन है? एंजाइम्स हैं। अब जो एंजाइम्स हैं वो किससे बने होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन से। तो अगर हम इसको एक वर्ड में डिफाइन करना चाहें तो एंजाइम्स क्या हैं? ये बायोकेमिकल कैटलिस्ट हैं, मतलब कि लिविंग थिंग्स के अंदर ये केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं। वो कैटलिस्ट हैं जो लिविंग थिंग्स में केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं बायोकेमिकल कैटलिस्ट। और एंड दे आर मेड अप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। एंजाइम्स आर बायोकेमिकल कैटलिस्ट व्हिच आर मेड अप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। दूसरी बात करें, जो एंजाइम्स होते हैं ये किसी भी कंडीशन में काम नहीं करते, इनके लिए ऑप्टिमम कंडीशन होना जरूरी है। अगर कंडीशंस ऑप्टिमम नहीं है तो एंजाइम्स की एक्टिविटी इससे प्रभावित होती है। तो बेस्ट जो कंडीशन है वो ये है कि पीएच जो होनी चाहिए ब्लड की वो 7.4 के आसपास हो, और जो टेम्परेचर है वो लगभग 310 केल्विन के आसपास हो। और हमारी जो बॉडी होती है वो इसी कंडीशन को हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करती है कि एंजाइम्स अपना काम प्रॉपर तरीके से कर सकें। नेक्स्ट हम बात करें जो एंजाइम्स होते हैं, काफ़ी एंजाइम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी एंजाइम्स की। तो उनके जो नाम दे रखे हैं वो इस आधार पर दे रखे हैं जिस सबस्ट्रेट पे वो काम करेगा या जो उसके प्रोडक्ट बनते हैं आफ्टर रिएक्शन, या जो रिएक्शन की टाइप है। अगर मान लो कोई एंजाइम ऑक्सीडेशन भी करवा रहा है, रिडक्शन करा रहा है, पहले ऑक्सीडेशन करवाता है फिर रिडक्शन करवा रहा है, तो उसका नाम हो जाएगा ऑक्सीरिडक्टेज। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, मोस्टली जो एंजाइम है उनके नाम जब दिए गए हैं उनके पीछे हमेशा आपको एक सफिक्स मिलेगा एज। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख रखा है माल्टेज, सॉरी माल्टोज। माल्टोज जो है एक डाइसैकराइड है और इसको अगर हम हाइड्राइज करें तो ये टूट जाएगा ग्लूकोज और ग्लूकोज के अंदर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो माल्टोज को ग्लूकोज तोड़ने के लिए जो एंजाइम चाहिए उसे हम कहते हैं माल्टेज। इसी तरीके से एंजाइम्स की बहुत ज़्यादा टाइप है, इन्वर्टेज, माल्टेज, सुक्रेज, और मोस्टली जो है सबके पीछे आपको एज मिलेगा, पर जरूरी सबके पीछे एज हो, पर मैक्सिमम के पीछे एज लगा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें, मैंने कुछ एंजाइम और भी लिखे हुए हैं। यहाँ पर मैंने लिख रखा है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज ट्रायोसिनेज, ये भी एंजाइम है। एक बात और आप ध्यान रखें, कई बार जो है एंजाइम्स की कमी से भी बीमारियां हो सकती हैं। जैसे कि एक बीमारी का नाम है PKU, इसको हम कहते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया। ये जो है फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी से होती है। नेक्स्ट मैंने लिखी है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म जो बीमारी होती है इसके अंदर
टायरोसिनेज जो एंजाइम होता है इसकी कमी बॉडी के अंदर होती है। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए हैं जो कि ये बता रहे हैं कि एंजाइम्स की कमी से बीमारियां भी हो सकती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कैटलिस्ट के मुकाबले में जो एंजाइम होते हैं वो ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं अपनी रिएक्शन की तरफ। एक एंजाइम एक पर्टिकुलर सब्सट्रेट पे काम करेगा तो दे आर मोर स्पेसिफिक देन कैटलिस्ट। हम एक बात ये भी कह सकते हैं कि सारे जो एंजाइम्स हैं वो कैटलिस्ट हैं, पर सारे कैटलिस्ट एंजाइम नहीं कह सकते। वही कैटलिस्ट जो प्रोटीन का बना हुआ है और जो किसी लिविंग थिंग्स में रिएक्शन करवा रहा है उसी को, उस कैटलिस्ट को हम एंजाइम कहते हैं। तो हम कहते हैं कि एंजाइम्स क्या होते हैं, दे आर बायोकेमिकल कैटलिस्ट व्हिच आर मेड अप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। उसके बाद हम बात करते हैं, हमने कहा है कि एंजाइम्स जो है ग्लोबुलर प्रोटीन से बने होते हैं। मैक्सिमम एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, वो भी कौन सी, ग्लोबुलर प्रोटीन जो स्फेरिकल शेप की होती है। अगर हम बात करें कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जिनके अंदर प्रोटीन के अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है और जो उसकी एक्टिविटी के लिए जरूरी भी होता है। उस नॉन प्रोटीन पार्ट को अगर हम बात करें, उस नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कहते हैं। उस नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कहते हैं। ये कोफैक्टर दो टाइप के हो सकते हैं, ये इनऑर्गेनिक आयन भी हो सकते हैं या ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक आयन जैसे कि जिंक आयन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, पोटेशियम हो गया, ये कई मैंने इनऑर्गेनिक आयंस लिखे हैं जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट के रूप में एंजाइम जुड़े होते हैं जो उसकी एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। ये इसलिए आपको पता होगा कि मैं थोड़ा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। कॉपर कहते हैं, कॉपर के बर्तन में जो पानी रखा हो पीना चाहिए, तो उसका एक फायदा ये भी होता है कि कॉपर के बर्तन में हमारी बॉडी कॉपर आयन मिलेंगे और वो कॉपर आयन जो है वो किसी एंजाइम का कोफैक्टर है और जब वो कॉपर के आयन की मात्रा अच्छी होगी तो वो एंजाइम जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकता है। तो ये कई एंजाइम्स के कोफैक्टर कॉपर आयन भी हैं, जैसे जिंक आयन भी हैं। तो जिंक, कॉपर, ये आयन हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं क्योंकि जो आपके एंजाइम्स होते हैं इनके जो है ये कोफैक्टर होते हैं। कोफैक्टर जो है वो सभी एंजाइम में नहीं होगा, कुछ एक में होता है, कुछ एक में नहीं होता। पर ये आप ध्यान रखें ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, मतलब कि प्रोटीन पार्ट अगर ये मान लो कोई एंजाइम है, ये प्रोटीन पार्ट है तो इसके साथ एक और पार्ट लगा हुआ है जिसको मैं कोफैक्टर कह रहा हूँ और वो कोफैक्टर के जो है वो इनऑर्गेनिक आयन भी हो सकते हैं उसमें या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो भी हो सकता है कोफैक्टर। उसके दो टाइप कर दिए डिवाइड, एक कोएंजाइम और एक प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये जो कोएंजाइम्स है एक्चुअली क्या है, ये विटामिन सी हैं, उनके फॉर्म्स हैं जो कि यहाँ पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में उस एंजाइम से अटैच होते हैं। ये राइबोफ्लेविन हो सकता है विटामिन, ये थायमिन हो सकता है, ये नियासिन हो सकता है। एक बात ध्यान रखें, ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसको मैं कोएंजाइम कह रहा हूँ, ये जो हमारा एंजाइम है उसके साथ ये वीकली अटैच होते हैं तो ये डायलिसिस के द्वारा इजीली अलग भी किए जा सकते हैं। बाकी जो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, ये भी जो है विटामिन से ड्राइव होते हैं, जैसे मैंने लिखा है नाम बायोटीन। बायोटीन जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप है एंजाइम के अंदर और ये जो होता है ये इसके मुकाबले में स्ट्रॉन्गली कोवलेंट बॉन्ड जुड़ा होता है और ये इजीली अटैच नहीं होता। अगर इसको हटाना है हमें तो उसकी हाइड्रोलिसिस करवानी पड़ेगी। तो ये मैंने आपको बताया है कि जो एंजाइम्स होते हैं उनके अंदर मैक्सिमम जो उसका हिस्सा होता है प्रोटीन का बना होता है और उसके अंदर नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो सकता है जो कि उसकी एक्टिविटी के लिए जरूरी होता है, जिसको हमने नाम दिया कोफैक्टर। तो ये हो गया आपके एंजाइम्स के बारे में, ठीक है समझना। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा नेक्स्ट जो है बायोमोलिक्यूल वो है विटामिन्स। और विटामिन्स के ऊपर बोर्ड के अंदर लगभग क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में भी जो नीट या और जो एग्जाम है उनके अंदर भी इसके ऊपर क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। तो उसमें हम बात करते हैं विटामिन्स क्या है। ये जो है स्टार्टिंग में जो ये नाम बना है विटामिन्स, ये वाइटल प्लस अमाइन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। वाइटल प्लस अमाइन, वाइटल प्लस अमाइन मतलब क्या हो गया कि पहले जो विटामिन्स मिले थे उनके अंदर मैक्सिमम अंदर अमाइन ग्रुप जो है उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप मिला था, इसलिए ये अमाइन वर्ड वहाँ से आया। और वाइटल इसलिए क्योंकि विटामिन जो है ये बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी माने गए थे, तो इसलिए नहीं कहते हैं वाइटल अमाइन। पर बाद में क्या हुआ, जो ये
ई था, इसको हटा दिया और इनका नाम रख दिया विटामिन। ये जो ई था ना, ई, ये ड्रॉप कर दिया। वो इसलिए ड्रॉप किया गया इसके नाम के अंदर से क्योंकि बाद में कई ऐसे विटामिन मिले जिसके अंदर अमाइन ग्रुप प्रेजेंट नहीं था। तो साइंटिस्ट को उनको पता चला कि कुछ जरूरी नहीं कि हर विटामिन में अमाइन ग्रुप हो, तो इसलिए वो ई हट गया। अब इन्हें हम कहते हैं विटामिन। और विटामिन जो होते हैं, अगर हम बात करें, विटामिन जो होते हैं इनको क्लासिफाई कर दिया दो हिस्सों में। एक होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन और एक होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। उससे पहले मैं थोड़ा विटामिन के बारे में और डिस्कस करना चाहूँगा। विटामिन होते क्या हैं? विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल फंक्शन इनके द्वारा होता है। और किसी बॉडी की ऑप्टिमम ग्रोथ, उसकी मेंटेनेंस और वो प्रॉपर हेल्थ के लिए विटामिन जरूरी होते हैं। तो विटामिन क्या है? दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टेकन थ्रू फूड विच आर नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, मेंटेनेंस एंड ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम जो विटामिन हैं वो हमें जो है खाने के द्वारा ही लेने पड़ते हैं क्योंकि प्लांट्स जो है मैक्सिमम विटामिन को प्रोड्यूस करते हैं। सिर्फ एक विटामिन है जिसको हम कहते हैं विटामिन डी, ये हम खुद भी हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर लेती है। बाकी जितने विटामिन हैं हमें वो खाने के द्वारा लेने पड़ते हैं। दूसरी बात ये है कि विटामिन जो हैं इनकी सप्लीमेंट्स भी आती हैं, बाजार में देखा होगा कि विटामिन की सप्लीमेंट्स मिलती हैं, पर वो जो है ज़्यादा अच्छी नहीं होती कंपेयर टू देयर नेचुरल सोर्स। जो विटामिन जो होते हैं हर फ्रूट, वेजिटेबल, जो प्लांट्स हैं वो कोई ना कोई विटामिन प्रोड्यूस करते हैं, उनमें होते हैं। तो वो विटामिन अगर हम फूड के द्वारा लें तो वो ज़्यादा बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू हम उसको सिंथेटिक रूप में किसी टैबलेट्स के द्वारा लें। और ज़्यादा अगर विटामिन की मात्रा ली जाए रेगुलरली, एक क्योंकि इनकी स्मॉल अमाउंट ही जरूरी होती है, अगर ज़्यादा मात्रा में हमें कोई विटामिन ले लिया तो उससे हमें कोई बीमारी भी हो सकती है। मतलब इनकी कम मात्रा और अधिक मात्रा दोनों ही लिविंग थिंग के लिए नुकसानदायक है। तो और हर विटामिन का एक प्रॉपर प्रोपोर्शन ही जरूरी होता है। अगर कोई विटामिन अधिक मात्रा में ले जाए या बहुत कम मात्रा में ले जाए तो वो कोई ना कोई जो है बीमारी बॉडी के अंदर क्रिएट कर सकता है। तो कभी भी जो है हम जो हेल्थ सप्लीमेंट्स लेते हैं, खासकर जो विटामिन हम लेते हैं सिंथेटिक रूप में टैबलेट्स के द्वारा, ये बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। तो अगर आप अधिक मात्रा में लोगे तो वैसे कोई नुकसान हो जाएगा और कम मात्रा में लोगे तो काम नहीं करेगा। दूसरी बात ये है कि विटामिन जो है इनके मोस्टली जो सिंबल रखे गए हैं वो कैपिटल लेटर रखे गए हैं, जैसे ए, डी, ई, के। मान लो किसी विटामिन में सब ग्रुप्स हैं तो उनको नंबर दे रखा है। जैसे बी के अंदर आपको मिलेगा B1, B2, B6, B12। तो ये जो किसी के अंदर सब ग्रुप्स हैं उनको नंबर्स के द्वारा डिनोट करते हैं, बाकी इनके सिंबल्स जो है कैपिटल लेटर दिए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करें जो विटामिन हैं, जो विटामिन पानी में नहीं घुलते, ये वाटर में नहीं घुलते, किसमें घुलते हैं? फैट में। तो उन विटामिन को हम कहते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। इसके अंदर जो एग्जांपल्स आएंगे वो आएंगे ए, डी, ई और के। दूसरी बात, ये विटामिन जो है ये बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं। जो बॉडी है वो इन विटामिन को स्टोर कर लेती है। मतलब ये विटामिन आपको रोज लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने किसी खाने में विटामिन ए लिया है तो बॉडी की जितनी आवश्यकता होती है उतनी वो यूज कर लेगी और बची भी अपनी जो है बॉडी स्टोर कर लेगी। इसके अंदर लीवर के अंदर, एडिपोइस टिश्यूज के अंदर। दूसरी बात करें, ये जो विटामिन होते हैं ये पानी में घुल जाते हैं, ये वाटर में सोल्यूबल है, ये पानी में घुल जाएंगे और ये बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते, ये बॉडी में स्टोर नहीं होते। तो इनको हमें रेगुलरली लेना पड़ता है डाइट के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करें, इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है बी और सी। इसमें अगर हम बात करें जो विटामिन बी है इसकी बहुत सब ग्रुप्स हैं, B1, B2, B6, B12। तो उसकी जो एक टाइप है कौन सी? B12, ये एक्सेप्शन है। बाकी सभी विटामिन बी वाटर में सोल्यूबल है, छोड़ के किसको? विटामिन B12 को। तो बी क्लास और सी
ये वाटर में सॉल्युबल है, इनको हमें रोज लेना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी के अंदर कि हमें विटामिन सी रेगुलरली क्यों चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है और ये जो है पानी में घुल के, जो हमारा 70 to 80% हिस्सा वाटर से बना हुआ है, पानी में घुल के और हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके थ्रू ये बाहर हो जाएगा। तो हमें इसको रोज लेना पड़ता है क्योंकि बॉडी में स्टोर नहीं होता। तो ये हो गई विटामिन के बारे में कि विटामिन किस तरीके से क्लासीफाई किए गए। उसके बाद अगर हम बात करें जो विटामिन्स हैं इसकी काफ़ी वैरायटी हैं और उनके द्वारा कौन सी बीमारी होती है और क्या उनके इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, इसके ऊपर मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है। तो उसमें से हम उन विटामिन्स के सोर्स और उनसे जुड़ने वाली कुछ बीमारियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हम बात करें विटामिन ए, जो विटामिन ए है ये हमें मिलता है किसके अंदर, बटर, मिल्क, कैरेट्स, एप्पल के अंदर, फिश लीवर ऑयल और इसके अंदर मिलता है। तो इससे जो बीमारी होती है वो आँखों की बीमारी होती है, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस, रात में नहीं दिखाई देगा। और एक होती है जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया में क्या होता है, जो आई होती है उसकी कॉर्निया क्या हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं। विटामिन ए का जो केमिकल नेम है उसे बोलते हैं रेटिनॉल। तो ये बातें आप ध्यान रखें, केमिकल नेम कंपटीशन लेवल पे क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन B1। विटामिन B1 का जो नाम है वो थायमिन के नाम से भी जानी जाती है और ये मिलती है मोस्टली ईस्ट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर। जो विटामिन बी के मोस्टली एग्जांपल्स हैं उसको याद करना बड़ा आसान है क्योंकि ये मिल्क, ईस्ट और एग इनके कॉमन एग्जांपल हैं, कॉमन सोर्स हैं। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। इससे जो बीमारी होती है B1 से वो होती है बेरी। इसमें क्या होता है, जो जिसको ये बीमारी होगी उसकी जो ग्रोथ हो वो अच्छी नहीं होती, तो कमज़ोर सा व्यक्ति दिखाई देता है और उसको भूख भी नहीं लगती। उस बीमारी को कहते हैं बेरी। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन B2 जिसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन, जो अभी थोड़ी देर पहले एंजाइम्स में भी आया था। मतलब विटामिन जो हमारे बी हैं वो एंजाइम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए कई बार देखा हुआ है कईयों को जब डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर उन्हें जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेने की सलाह देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसका सोर्स वही है एग, वाइट, मिल्क, लीवर, किडनी। और इससे जो बीमारी होती है वो चिलोसिस होती है। चिलोसिस में क्या होता है कि माउथ के आसपास का जो एरिया होता है उसमें जो है वो फट जाता है, उसमें दरारें सी हो जाती हैं। और नेक्स्ट जो है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, मतलब कि खाने का जो डाइजेशन है वो ठीक से प्रॉपर नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला जो है वो विटामिन B6 है, जो इस साल आया था क्वेश्चन CBSE के अंदर 1 नंबर में। विटामिन B6 जो है वो पायरिडॉक्सिन नाम से जाना जाता है। सोर्स मैं कह रहा हूँ विटामिन बी के मोस्टली सोर्स वही हैं ईस्ट, मिल्क, एग। और उसके बाद से जो बीमारी होती है वो कन्वुल्जन्स है। कन्वुल्जन्स में क्या होता है कि जो आपकी मसल्स हैं वो इतनी खिंच जाती हैं कि आप प्रॉपरली आपके बॉडी पार्ट्स जो हैं आसानी से उनको आप हिला नहीं सकते। तो इस बीमारी को हम कहते हैं कन्वुल्जन्स। विटामिन B12 जो है इसको जो है साइनोकोबालामाइन के नाम से जानते हैं और इसके सोर्स हैं फिश, मीट, एग और कर्ड में भी मिलता है। तो दूसरी बात ये, इससे जो बीमारी होती है वो होती है परनेसियस अनीमिया। परनेसियस जो अनीमिया है ये है कि जो हेमोग्लोबिन होता है उसमें RBC की कमी हो जाती है और ये क्वेश्चन भी बोर्ड में 2-3 बार आ चुका है। विटामिन C जो है ये एस्कॉर्बिक एसिड, जो इसके अंदर जो एसिड की मात्रा काफ़ी होती है, खट्टा भी होता है ये विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड। और इससे जो बीमारी होती है वो स्कर्वी होती है। इसमें क्या होता है कि जो गम्स होते हैं, मसूड़े, उनमें खून आता है और ये मिलेगा आपको सिट्रस फ्रूट्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन D की। विटामिन D जो है ये ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी खुद भी बना सकती है, जो मैं आपको बता भी रहा था, और ये मिलता है एक्सपोजर टू सनलाइट। बाकी ये कुछ जो है खाने की चीज़ें मिल सकता है फिश और एग में, बाकी एक्सपोजर टू सनलाइट आप याद कर सकते हो। इससे जो बीमारी होती है वो हड्डियों से जुड़ी बीमारी होती है, इसे कहते हैं रिकेट्स, ऑस्टियोमेल्शिया। रिकेट्स में क्या होता है, जो हड्डियाँ हैं बच्चों की वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाती, तो वो थोड़ी टेढ़ी हो जाती हैं। और ऑस्टियोमेल्शिया में क्या होता है, इसमें जो बोन्स हैं वो बड़ी सॉफ्ट होती हैं, तो जिनको ये प्रॉब्लम होगी वो इजीली, अगर कहीं थोड़ी सी चोट लग गई तो इजीली उनके अंदर फ्रैक्चर की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो आपको पता होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बचपन में विटामिन D जो है और कैल्शियम की टैबलेट दी जाती हैं कि उनकी जो बोन्स हैं वो प्रॉपरली ग्रोथ कर सके। विटामिन E जो होती है इसकी अगर हम बात करें, ये मिलता है ऑयल्स के अंदर, वो वेजिटेबल ऑयल हो, सनफ्लावर ऑयल हो, मस्टर्ड ऑयल हो, इसके अंदर मिलता है। और अगर हम बात करें इसकी
अगर हम बात करें इसकी, तो विटामिन जो ई होता है, इससे जो है आरबीसीज जो है उनका शेप जो है बिगड़ जाता है, इंक्रीज फ्रैगिलिटी ऑफ आरबीसी और मस्कुलर वीकनेस, ये जो है, और एक स्टेरिलिटी, ये इसकी बीमारी हैं जो इससे होती हैं। और विटामिन जो के होता है ये आपको मिलेगा हरी सब्जियों में, और जिन लोगों में विटामिन के की कमी होती है उनका अगर चोट लग गई तो खून बहता रहेगा, इजीली क्लॉट नहीं होगा। ये जो है ब्लड क्लॉटिंग टाइम को बढ़ा देता है। जिनके अंदर विटामिन के की कमी होती है उनका खून रुकता नहीं है, उसके ब्लड क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा। तो ये हो गई इनके बारे में। इसका जो केमिकल नेम है वो है, अगर हम बात करें, फाइलोक्विनोन। जो विटामिन ई है और विटामिन सी, ये एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। तो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो मोस्टली जो कॉस्मेटिक्स होते हैं उनके अंदर विटामिन ई को ऐड करते हैं, जो कि स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और विटामिन सी जो है ये इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है, और ऊपर से ये रेडिकल्स को भी ख़त्म करते हैं। और दोनों विटामिन सी और ई ये एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। अगर हम बात करें विटामिन ई की, तो विटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो है टोकोफेरोल। तो ये होगी विटामिन के बारे में। तो ये टेबल आपको थोड़ी याद होनी चाहिए क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। जैसे अब की बार विटामिन सी B6 पे आया था, उससे पहले विटामिन ए के ऊपर, B12 के ऊपर भी क्वेश्चन और सी के ऊपर भी आ चुका है। तो आप इसको थोड़ा सा गौर से पढ़ें, ठीक है। तो विटामिन के हमने कितने टाइप से पढ़े, कहते हैं कि कुल मिला के अब तक की जो डिस्कवरी हुई है तो 25 विटामिन मिले हैं। मोस्टली विटामिन जो हैं वो मिलते हैं हमें प्लांट्स के अंदर, जबकि एक ऐसा विटामिन है जो कि हमें प्लांट्स में नहीं मिलता। उसका नाम है विटामिन B12, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कंपटीशन के लिए। और बाकी सारे विटामिन जो हैं वो प्लांट्स में मिलते हैं। विटामिन डी ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी बना सकती है। तो ये हो गया विटामिन के बारे में। अब हम नेक्स्ट बायोमॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको जो नाम है न्यूक्लिक एसिड है। तो हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। इसलिए ये किसी सेल का न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर जो है कुछ मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल, तो जो कि ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन करता है। मतलब किसी भी सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल है वो होता है क्रोमोसोम्स के फॉर्म में। तो ये क्रोमोसोम्स हो गए। अगर हम बात करें, ये हो गए क्रोमोसोम्स। हर सेल जो भी होगा, यूनिसेलुलर हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, हर सेल जो भी होगा उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल हमेशा होगा, और वो होगा क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। अब क्रोमोसोम्स जो हैं इनके अंदर किसी भी जो लिविंग थिंग है उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन में होती है, जो कि ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर भी सकता है। दूसरी हम बात करते हैं, क्रोमोसोम्स जो हैं वो बने होते हैं, ये बायोमॉलिक्यूल्स क्रोमोसोम में ये बना होता है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि प्रोटीन जो है हमारे किसी भी लिविंग थिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो हर सेल जो है वो प्रोटीन से बना होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें, क्रोमोसोम्स भी प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की कॉम्बिनेशन से बना है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड क्या होती है। न्यूक्लिक एसिड जो है ये न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, ये कंपोनेंट न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। जो क्रोमोसोम्स बनता है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की मिक्सचर से, सॉरी कॉम्बिनेशन से, तो ये भी काम मिलेगा न्यूक्लियस के अंदर। अब बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये क्या है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये बायोपॉलीमर है, मतलब कि इसमें कई मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़ी होती हैं। जो मोनोमर यूनिट इसमें जुड़ी होती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब क्या हो गया, न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर है, न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर है वो कौन है, न्यूक्लियोटाइड। इसलिए कई बार न्यूक्लिक एसिड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं इसको, न्यूक्लिक एसिड को। अब बात करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है। तो न्यूक्लियोटाइड जो है 3 कंपोनेंट से बना होता है। पेंटोज शुगर, ये 5 कार्बन की शुगर होती है, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड। अब हम बात करते हैं पेंटोज शुगर। स्टार्ट करते हैं पेंटोज शुगर से। पेंटोज शुगर जो है ये 2 टाइप की होती हैं, एक होती है राइबोज
और एक होती है डीऑक्सीराइबोज। पेंटोस शुगर की दो टाइप है, राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। इसका स्ट्रक्चर फूरन से बनता है। ऐसे स्ट्रक्चर आपको देखा होगा, फ्रुक्टोज का दिखता है, तो ये फूरन से स्ट्रक्चर बनता है। अब बात करते हैं इसके अंदर जो है 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5। और इसके अंदर हम स्ट्रक्चर बात करें, स्टार्टिंग का जो हिस्सा है इसको आपको याद करना है, तो फर्स्ट नंबर और फोर्थ नंबर जो है इसके ऊपर आपको CH2OH इधर OH लगाना है, मतलब OH वाली साइड ऊपर रहेगी, और जो नेक्स्ट जो बच गए OH वो आपको नीचे लगाने हैं, मतलब 2 OH नीचे रखते हैं और 2 OH, मतलब कि CH2OH है, याद करने के लिए कर सकते हैं कि 2 OH ऊपर और 2 OH नीचे। बाकी जो क्वेश्चन हो H से हम फुलफिल कर देंगे। ये जो स्ट्रक्चर है ये राइबोज का है, ये स्ट्रक्चर किसका है, राइबोज का, ये राइबोज शुगर का है। डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर में थोड़ा सा फर्क है। अगर मैं यहाँ से अगर हम बात करें, जो हमारे पास सेकेंड नंबर का जो कार्बन है, यहाँ से मैं OH को हटा के अगर मैं H लिख दूं, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये डीऑक्सीराइबोज शुगर का बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, डीऑक्सीराइबोज शुगर का। एक बात और ध्यान रखना, जो ये पेंटोस शुगर है इसके जो कार्बन्स की नंबरिंग है इनके ऊपर कॉमा लगा रखा है। वो इसलिए क्योंकि जब हम न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे तो हमें इन तीनों को कंबाइन करना पड़ेगा। तो क्योंकि जो नाइट्रोजन बेस होती है वो भी एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड से बनती है, वो एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ही है, इसमें नाइट्रोजन एटम्स भी होते हैं। तो उन कार्बन्स को इससे अलग पहचानने के लिए इसके स्ट्रक्चर के अंदर, पेंटोस शुगर के स्ट्रक्चर के अंदर जो नंबर हम ले रहे हैं उनके ऊपर कॉमा लगाया जाता है। तो ये तो हो गई पेंटोस शुगर की बात। अगर हम बात करें जो नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस ये दो टाइप की होती हैं, एक होती है प्यूरिन्स और एक होती है पैरिमिडीन्स। प्यूरिन्स की दो टाइप है, एक को कहते हैं एडेनाइन जिसका सिंबल कैपिटल ए होगा, और गुआनाइन जिसको कैपिटल जी सिंबल से भी डिनोट करते हैं। पैरिमिडीन्स का सिंबल इसका साइटोसिन का C, थाइमिन का T और यूरासिल का U। तो दो प्यूरिन्स होती हैं और 3 पायरिमिडीन होती हैं। अगर हम बात करें एडेनाइन, गुआनाइन और साइटोसिन की, ये आपको दोनों ही जो है न्यूक्लिक एसिड DNA और RNA दोनों मिलती हैं, एडेनाइन, गुआनाइन और साइटोसिन। और जो ये दो हैं थाइमिन और यूरासिल, ये DNA को RNA से डिफरेंशिएट करती हैं अकॉर्डिंग टू नाइट्रोजनस बेस। जो यूरासिल होती है ये आपको सिर्फ RNA में मिलेगी, और जो यूरासिल है वो आपको RNA मिलेगी, और जो DNA होगा उसमें आपको मिलेगी थाइमीन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बेस है ये आपको DNA में नहीं मिलेगी, और ये वाली जो बेस है थाइमीन ये आपको RNA में नहीं मिलेगी। और जो तीनों ये एडेनाइन, गुआनाइन और साइटोसिन ये आपको दोनों के अंदर ही मिलेगी। तो इस तरीके से हमने अगर बात करें, अभी हमने जो है न्यूक्लियोटाइड जो है 3 कंपोनेंट से बनता है, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फोरिक एसिड। पेंटोस शुगर के बारे में बता दिया, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब किसी पेंटोस शुगर के अंदर, फॉर एग्जांपल ये पेंटोस शुगर है, इस पेंटोस शुगर में अगर हम नाइट्रोजनस बेस जोड़ दें इसके साथ, पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, ये मिलके बनेंगे न्यूक्लियोसाइड। क्या बनेगा ये, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। अगर एक नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर मिल जाए तो वो न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। तो ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। पर इसके अंदर अगर हम फॉस्फोरिक एसिड और जोड़ दें, अगर इसके अंदर हम फॉस्फोरिक एसिड जोड़ दें तो वो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। मतलब इसके अंदर जो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड में अगर मैं फॉस्फोरिक एसिड जोड़ दूं तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। इसका मतलब कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में किसका अंतर होता है, सिर्फ फॉस्फोरिक एसिड का। अब हम बात करते हैं जुड़ते कैसे हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूं आपको। मान लो ये कोई पेंटोस शुगर है, ये कोई पेंटोस शुगर है, और इस पेंटोस शुगर के कार्बन नंबर 5 से
ये आगे ब्रांच चलती रहेगी। एक पेंटोस शुगर और जोड़ दें, एक पेंटोस शुगर और जोड़ दें, CH2, और यहाँ हमने इसको जोड़ दिया। ये हमें जोड़ दिया। ये जो है कार्बन नंबर 3 है और ये कार्बन नंबर 5 है, तो ये हमें जोड़ दिया। ये हमारे पास एक, अगर हम बात करें, ये हमारे पास क्या है, एक पेंटो, ये एक न्यूक्लियोसाइड है और ये एक न्यूक्लियोसाइड है। ये एक न्यूक्लियोसाइड हो गया और ये एक न्यूक्लियोसाइड हो गया। अब दो न्यूक्लियोसाइड को फॉस्फेट बॉन्ड आपस में जोड़ रहा है। इस कॉम्बिनेशन में एक का कार्बन नंबर 5 और एक का कार्बन नंबर 3 शामिल है, मतलब एक का कार्बन नंबर 3 कंबाइन जॉइन विद कार्बन नंबर 5। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये किसने करा रखी है, इस ग्रुप ने करा रखी है, फॉस्फेट ग्रुप ने। तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं फोस्फो डाइएस्टर लिंकेज। क्या कहते हैं, फोस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो फोस्फोडाइस्टर लिंकेज क्या होती है, फॉस्फेट बॉन्ड विच अटैच टू न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट बॉन्ड विच अटैच टू न्यूक्लियोसाइड विद कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 5 इन ए न्यूक्लियोटाइड। A phosphate bond which join two nucleoside in a nucleotide is known as phosphodiester linkage। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना थोड़ी सी, ये इसको अगर आप इसको अगर हम बात करें, इसको हम भूल जाएं, इसको ये अगर याद ना रखें, आप इसको इस हिस्से को इस पे कम ध्यान रखें। तो ये एक पेंटोस शुगर है, नाइट्रोजन स्पेस, इसको जोड़ कौन रहा है, ये बॉन्ड। तो ये दोनों जुड़ने के बाद न्यूक्लियोसाइड अब ये बन जाएंगे न्यूक्लियोटाइड। इस तरीके से ये अटैचमेंट आगे भी यहाँ चलता रहेगा। तो ध्यान रखें, एक न्यूक्लियोसाइड का कार्बन नंबर 5 दूसरे न्यूक्लियोसाइड के कार्बन नंबर 3 से अटैच करेगा। तो यहाँ तक की जो है हमने बात पढ़ी है कि न्यूक्लिक एसिड जो है ये पॉलीमर है। बायोपॉलीमर मतलब क्या होता है, जो कि सिर्फ लिविंग थिंग्स मिलेगा। तो ये बायोपॉलीमर है जो कि इसका मोनोमर जो है न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलता है, बनता है, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फोरिक एसिड से। और अगर सिर्फ ये दोनों मिलाते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा, अगर तीनों मिल जाए आपस में तो ये बनेगा न्यूक्लियोटाइड। और ये आपस में जुड़ते कैसे हैं, न्यूक्लियोसाइड जो है वो फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फेट बॉन्ड की हेल्प से आपस में अटैच होते हैं और इस बॉन्ड को हम कहते हैं फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अभी इससे पहले हम मतलब अभी पढ़ रहे थे कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर है और वो बनता है पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड से। अब उसके बाद बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की 2 टाइप है। एक को हम कहते हैं डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और एक को हम कहते हैं आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। जो डीएनए का है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया गया था, इसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। और जो है इसको डबल हेलिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 2 स्ट्रैंड आपको दिख रही हैं जो कि प्रेजेंट है और ये दोनों जो है एक दूसरे के चारों तरफ क्या होती है, कोयल जाती हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखें, आपको याद होगा जब मैं इसको अटैच कर रहे थे तो 5 नंबर कार्बन हमेशा किससे अटैच करता है, 3 नंबर से, और 3 नंबर कार्बन किससे अटैच करता है, हमेशा 5 नंबर से। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो डीएनए है इस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को देने वाला जो साइंटिस्ट थे वो थे वाटसन एंड क्रिक। तो इसको वाटसन क्रिक मॉडल के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, इन हेलिक्स के बीच डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, जो वाटसन क्रिक ने समझाया था, इनका जो डायमीटर होता है इस हेलिक्स का वो होता है 2 नैनोमीटर और इनके जो बेस होती हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वो होती है 0.34 नैनोमीटर।
और जो एक टन होता है उसकी लंबाई होती है 3.4 नैनोमीटर। इस हिसाब से ये होगा कि एक टन के अंदर लगभग 10 बेस प्रेजेंट होंगी। एक बात और इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो ध्यान रखने की है कि हमेशा एडेनाइन का जो बॉन्ड है वो थाइमिन से बनेगा, और ऐसे ही ग्वानिन का जो बॉन्ड है वो साइटोसिन से बनेगा। इसको हम एक रूल है उसे हम कहते हैं चारगप्स रूल, जो बायो के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है। चारगप्स रूल जो है, चारगप्स रूल वो कहता है कि किसी भी जो डीएनए होते हैं इनके अंदर हमेशा जो प्यूरिन्स हैं वो हमेशा पायरिमिडीन्स के बराबर होंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि जो प्यूरिन्स थे, जो प्यूरिन्स होते हैं वो हमेशा पायरिमिडीन के बराबर होगा, ये कहता है चारगप्स रूल। नेक्स्ट हम बात करें, हमेशा जो प्यूरिन की बॉन्डिंग होगी वो पायरिमिडीन से होगी। तो पायरिमिडीन आपको पता है कि CTU साइटोसिन, थाइमिन जो है और यूरासिल, ये होती है पायरिमिडीन। पर क्योंकि डीएनए के अंदर यूरासिल तो होती नहीं है, तो यहाँ पर पायरिमिडीन दो ही है, C और T। और प्यूरिन्स जो होती हैं वो होती है एडेनाइन और ग्वानिन। तो हमेशा एक बात और ध्यान रखेंगे, एडेनाइन का बॉन्ड हमेशा थाइमिन से बनेगा और ग्वानिन का हमेशा बनेगा साइटोसिन से। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, जो ग्वानिन साइटोसिन बॉन्ड है ये हमेशा आपको मिलेगा ट्रिपल। ये जो बॉन्ड यहाँ पर दिख रहा है जो ग्वानिन को साइटोसिन से जोड़ रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो 3 है, यहाँ पर कितनी है 2। तो ये हमने आपको एक जो है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में समझा है। उसके बाद हम बात करते हैं एक चीज और लेते हैं, एक होता है TM मेल्टिंग टेम्परेचर। जब डीएनए को आप हीट करेंगे तो इसकी जो दोनों स्ट्रैंड्स है ये सेपरेट हो जाएंगे, और जब ठंडा करेंगे तो दोबारा से कंबाइन करके इस स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे। हर डीएनए का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर मेल्ट करने पे वो अलग हो जाएंगे, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर। शॉर्ट फॉर्म में अगर हम कहें तो TM। ये कंपटीशन लेवल के लिए आपसे कोई पूछ सकता है। दूसरी बात ये कहते हैं, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए की जो स्ट्रैंड्स होती हैं वो हमेशा एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होंगी। मतलब ये स्ट्रैंड इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी और ये स्ट्रैंड इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी। जैसे कि हम बात करें वो क्यों होगी, ये क्योंकि अकॉर्डिंग टू चारगप्स रूल प्यूरिन्स का जो अमाउंट है वो पायरिमिडीन के बराबर होगा, और जो इसके जो स्ट्रक्चर जो डीएनए का है उसके अंदर हमेशा जो बॉन्डिंग है वो एडेनाइन की किससे होगी, थाइमिन से, और ग्वानिन की साइटोसिन से। तो हमेशा एक बेस पेयर अगली बेस की क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट्री। ये इसका कारण है। तो ऑलवेज एडेनाइन बॉन्ड विद थाइमिन एंड ग्वानिन बॉन्ड विद साइटोसिन। इसलिए जो बेस पेयर होगी, जो एक स्ट्रैंड है उसकी अगली जो स्ट्रैंड होगी वो हमेशा उसकी क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट्री। सेकंड एक क्वेश्चन ये है कि कोई आपको स्ट्रैंड दे दे और फिर कहते हैं कि इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बना के दिखाओ। फॉर एग्जांपल मैंने ATGCTA ये कोई स्ट्रैंड हमने किसी ने दे दी कि आप इसे कॉम्प्लीमेंट्री बनाओ, तो कॉम्प्लीमेंट्री बनाना बड़ा आसान है। जैसे A की बॉन्डिंग किससे होगी, T से होगी। यहाँ T है तो यहाँ क्या आएगा A, यहाँ G है क्या आएगा C, C है तो G, T है तो A और A है तो T। तो ये जो है ये इस स्ट्रैंड की ये स्ट्रैंड क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट्री। इस तरीके से आप किसी भी स्ट्रैंड का, अगर आपको एक स्ट्रैंड पता है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आप कभी भी बना सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक न्यूक्लिक एसिड और बच गई जिसको हम कहते हैं RNA। क्या कहते हैं, RNA। RNA जो होती है वो होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA के 3 टाइप है, और RNA का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंड। तो ये डिफरेंस भी हो गया। RNA जो होती है वो 3 टाइप की होती है, mRNA, मैसेंजर RNA, rRNA, राइबोसोमल RNA, और tRNA, ट्रांसफर RNA। डीएनए जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर उसका जो मेन फंक्शन है वो ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर है, क्योंकि RNA का फंक्शन क्या है, ये करता है प्रोटीन सिंथेसाइज। अब अगर हम बात करें
एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि डीएनए में और आरएनए में आपको डिफरेंशिएट करना है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम बात करें तो इसके अंदर जो शुगर होगी वो होगी डीऑक्सी राइबोज शुगर, जबकि इसके अंदर क्या मिलेगी आपको, उसकी जगह क्या मिलेगी, राइबोज शुगर। उसके बाद हम बात करें जो नाइट्रोजन बेस है थाइमिन, इसमें थाइमिन होती है, जबकि यहां पर इसमें क्या मिलेगी, यूरासिल। आरएनए में यूरासिल मिलेगी और डीएनए क्या मिलेगी, थाइमिन सॉरी। और डीएनए के अंदर जो स्ट्रैंड होती है वो डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है, जबकि आरएनए में कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड। नेक्स्ट हम बात करें अकॉर्डिंग टू फंक्शन, तो डीएनए का काम क्या है, ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर, और आरएनए का काम क्या है, प्रोटीन को बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरी बात, जो डीएनए होता है वो ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है और जो आरएनए होता है वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकता। तो ये कुछ पॉइंट हो गए जो डीएनए और आरएनए को आपस में डिफरेंशिएट करते हैं। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। अगर मान लो मैंने डीएनए को हाइड्रोलाइज करवाया, अगर मैंने डीएनए को हाइड्रोलाइज करवाया, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स का हाइड्रोलाइज करवाया था, तो ऐसे अगर डीएनए को हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें मिलेगा डीऑक्सी राइबोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फोरिक एसिड। और सेम अगर हम आरएनए करेंगे तो वहां पर डीऑक्सी राइबोज शुगर की जगह क्या मिलेगा आपको, राइबोज शुगर। जो डीएनए होता है, डीएनए जो डीएनए की स्टडी होती है जिसको हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्योंकि हर जो लिविंग सेल है, लिविंग थिंग है, हर लिविंग थिंग का जो सीक्वेंस है डीएनए का वो यूनिक होता है, जो किसी और से कभी नहीं मिल सकता। और अगर हम बात करें उस सीक्वेंस की जो स्टडी होती है उसे हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आज की जो मॉडर्न साइंस है उसके अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे किसी क्रिमिनल केस को सॉल्व करना हो तो उसका डीएनए मैच कर लेते हैं जो वहाँ पर हमें उस जगह मिला था जहाँ पर क्रिमिनल साइट के ऊपर, या किसी की मान लो किसी की पेरेंटल पता लगाना है कि इसका पेरेंट्स कौन है, उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जो कभी भी दो इंसानों का डीएनए सेम नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक का डीएनए का अपना एक सीक्वेंस होता है। अगर वो सीक्वेंस जो है वो चेक करते हैं कि पता लगाने के लिए कि वो व्यक्ति वहाँ पर था या नहीं। पहले आपको तो जो फिंगरप्रिंट होते थे उसको यूज करते थे। फिंगरप्रिंट जो है बाय सर्टेन मेथड्स चेंज में भी पॉसिबल है, पर डीएनए को चेंज करना पॉसिबल नहीं है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है आज की मॉडर्न जो साइंस है उसके अंदर इसका जो है कई जो क्रिमिनल केसेस हो गए, या कोई स्टडी करनी है किसी पुरानी चीज़ों के बारे में, या फिर हमें कोई पैटर्नल मैटर सॉल्व करना है तो उसके अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको जो है ये यूनिट समझ में आ गई होगी। तो आप इसके जो क्वेश्चंस जो हैं आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, और आगे की वीडियो के लिए हम जो है ओके